हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा कंप्लीट किया हो या 12th स्टैंडर्ड तक का अभ्यास किया हो, ऐसे विद्यार्थियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो क्लास 3 और क्लास 4 का रिक्रूटमेंट होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, किस प्रकार से एप्लीकेशन करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन करने से पहले आपको जान लेनी आवश्यक है। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सोनीग्रा और आप जानते हैं कि इस चैनल के अंदर एडमिशन, एजुकेशन और करियर गाइडेंस के लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और आप सबने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। दोस्तों, हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम पहले भाग में देखेंगे एप्लीकेशन कौन कर सकता है, हु आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। तो ये उनका टेबल है। ये जो क्वालिफिकेशन है दैट मस्ट बी एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 7 मार्च 2022, यानी कि इस डेट से पहले इसमें से जो भी विद्यार्थी ने ये क्वालिफिकेशन अचीव कर लिया है वही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। वो अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि पहली पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लार्क, फिर है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह वगैरह अलग अलग पोस्ट है। सबके सैलरीज यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो है पे लेवल 2 यानी कि बेसिक है 19,900, तो उसका ग्रोस सैलरी अराउंड 40 to 50,000 हो सकता है। 25,000 जिसका सैलरी बेसिक है वो अराउंड 60 to 70,000 तक हो सकता है। और ये जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 5 29,200 बेसिक है, उसका सैलरी अराउंड 70 to 80,000 हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी सैलरी वाली जॉब है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी कि हमारे जो डिप्लोमा के विद्यार्थी है वो उसके लिए एलिजिबल है और उसके लिए आपको HSC इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है। तो वो सर्टिफिकेट पाने के लिए किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन करनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और यहाँ पर साइड में भी आपको दिखेगा। तो उस वीडियो के माध्यम से आपको ये सर्टिफिकेट भी अचीव कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है। और चौथी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसका बेसिक सैलरी है 25,500, यानी कि ग्रोस सैलरी 60,000 के अराउंड हो सकता है। उसके लिए आवश्यक है 12th साइंस पास किया हो विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपीज है, किंतु ये जो एप्लीकेशन फी है जो महिलाएं हैं उनको ये फीस नहीं पे करनी है। महिलाएं और SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट, उनको ये कोई फी नहीं भरनी है। उसके लिए यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया हुआ है। और इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, वो विद इन शॉर्ट टाइम यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर दिखाई जाएगी। ये जो वेबसाइट है वो यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा टेंटेटिव वैकेंसी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वो वैकेंसी का टेबल आएगा। अभी 19 और 20 की वैकेंसी दिखा रहा है, अभी 221 की जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसकी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। तो हो सकता है आज इस वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर तीसरी लाइन एड होगी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो ये लिखा है उसके नीचे 2021 वहां पर वैकेंसी आएगी, तो वो आप देख सकते हैं। ये उनका शेड्यूल है किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन करनी है। वो एप्लीकेशन 7 मार्च से पहले आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है और 7 मार्च रात को 11 बजे तक ये सबमिशन हो जाएगा। फिर पेमेंट करने के लिए 8 तारीख लास्ट डेट है। 8 तारीख रात को 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन 7 तारीख से पहले आपको करनी होगी। फिर यदि आप ऑफलाइन पेमेंट करने वाले हैं, चलन से पेमेंट करने वाले हैं, तो लास्ट डेट है 9 मार्च। और यदि आप चलन बैंक से करने वाले हैं तो लास्ट डेट है 10 मार्च। ठीक है। और यदि आप उसमें कुछ करेक्शन करने वाले हैं, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है फिर उसमें कुछ करेक्शन आपके नजर में आता है, तो 11 मार्च से 15 मार्च तक आप उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। उसकी फीस आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी, उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। और इसकी टियर 1 की जो एग्जाम होगी वो मई 2022 के अंदर होने की संभावना है, लेकिन वो टेंटेटिव शेड्यूल है, उसमें कभी भी फेरफार भी हो सकता है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा उसका शेड्यूल बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार से एप्लीकेशन करनी है। तो एप्लीकेशन करने के लिए ये उनकी वेबसाइट है,
ssc.nic.in। दोस्तों ये गवर्नमेंट की ऑथोराइज वेबसाइट है, इसके अलावा किसी भी वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन नहीं करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ क्लिक करना है न्यू यूजर पे। न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आएगी। आपको पहले आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर करनी होगी। देखिए जैसे कि यहाँ पर है डू यू हैव आधार, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करिए और आपका आधार नंबर यहाँ पर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद आपका नाम, सब सारी एंट्री 2 बार करनी पड़ेगी। आधार नंबर 2 टाइम्स, फिर आपका नेम एज पर आधार नेम, यहाँ पर 2 बार आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा। नेम मस्ट बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि एसएससी की जो मार्कशीट है उसके अंदर जिस प्रकार से नाम लिखा है उसी प्रकार से यहाँ पर नाम लिखना है। समझो मार्कशीट में पहले सरनेम है तो आपको यहाँ पर सरनेम ही पहले लिखनी है। 2 बार नाम लिखना है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक डिटेल आपको फिलअप करनी है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स, यानी कि एसएससी की जो आपने एग्जाम दी है उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। और फिर यहाँ पर आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, एजुकेशन बोर्ड। तो गुजरात के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड आएगा गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एसएससी एग्जाम का रोल नंबर एंटर करना है। मैंने गलती से जीटीयू वाला नंबर डाल दिया था, आपको वो नहीं करना है। एसएससी का रोल नंबर है वही यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है, जिस साल में आपने एसएससी पास किया है वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आएगा लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। हमारे लिए जो विद्यार्थी ने 10+2 किया हुआ है, 12th किया हुआ है, उनके लिए ये ऑप्शन आएगा हायर सेकेंडरी, और जिन विद्यार्थियों ने डिप्लोमा किया है उसको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है डिप्लोमा। और फिर सेव कर देंगे ईमेल एड्रेस, वो सब आपको लिखने के बाद सेव कर देंगे। यहाँ पर स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आपका गुजरात या जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से मैसेज आएगा आपका एप्लीकेशन हो गया है, मतलब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और उसका 1 टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल के अंदर आएगा और ईमेल के अंदर आएगा। तो उसको कंफर्म करना है, और फिर यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर इस प्रकार से मैसेज आएगा, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एसएमएस और ईमेल के अंदर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। 14 डेज के अंदर हमें एप्लीकेशन कर देनी है। यदि 14 डेज के अंदर हमने एप्लीकेशन नहीं की तो ये पूरा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। फिर ओके कर देंगे। फिर हमें हमारा जो यूजर आईडी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें एसएमएस में मिला है वो यहाँ पर डालना है, और पासवर्ड जो हमें 4 डिजिट का एसएमएस के अंदर मिला है वो यहाँ पर डालना है। कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको चेंज पासवर्ड वाला ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज करना है। ओल्ड पासवर्ड डाल दीजिए जो आपको एसएमएस में आया है, फिर नया पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर वाला जो है, कैपिटल स्मॉल, वो सब कॉम्बिनेशन वाला कोई भी पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हैं आप। सबमिट कर दीजिए और फिर से आपको लॉगिन करना होगा। डू लॉगिन अगेन विद द सेम प्रोसेस। नया जो अपना पासवर्ड है उसके साथ हमारे लॉगिन होना है। फिर इस प्रकार से पेज आएगा। आधार नंबर पहले से लिखा होगा, डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको प्रिंटेड मिलेगी, पहले से प्री फिल्ड आएगी, और जो इंफॉर्मेशन नहीं फिल की हुई है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर यहाँ ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो आएगा वो वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेकंड स्टेज आएगा। सेकंड स्टेज के अंदर आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी यानी कि एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स कैटेगरी, वेरीफाई कैटेगरी, नेशनैलिटी, वो सब इंफॉर्मेशन। मैं समझता हूँ आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ये नीचे जाएंगे तो इस प्रकार से नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर के ऊपर कोई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, होगा ही डेफिनेटली। किसी भी बंदे के अंदर कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल मोल ऑन राइट चिक, यहाँ पर छोटा सा डॉट है ब्लैक कलर का, या हमारे हाथ में या चेस्ट में या कहीं पर भी है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, उसको फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हम नीचे देखेंगे आपका एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। सेव कर देंगे तो इस प्रकार से एक पेज आएगा डिक्लेरेशन। तो यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पे फिर से आएगा, 4 डिजिट ओटीपी आएगा और ईमेल में भी आएगा। वो यहाँ पर आपको एंटर करके कैप्चा कोड डालना है, सबमिट कर देंगे तो इस तरह से पेज आएगा। यहाँ ओके कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन, अभी पहला स्टेप खत्म हुआ है दोस्तों। अभी थोड़ा लंबा रास्ता है, एक स्टेप खत्म हो गया है। अभी हमको यहाँ पर पूरा शेड्यूल दिखेगा कि लास्ट डेट कौन सी है, किस प्रकार से एप्लीकेशन करना है। यदि आप इस डेट के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं
तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार वेबसाइट चेक कर लीजिए, हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड हुई हो। 7 तारीख है तो वो एक्सटेंड होने की भी संभावना है, बहुत बार ऐसा होता है कि डेट एक्सटेंड होती है, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जाके आपको अप्लाई बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा। समझो किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मॉडिफाई करना है, अभी तक हमने जो भी डिटेल भरी हुई है वो यहाँ पर दिखेगी। समझो उसमें कहीं पर भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन। और कुछ भी चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करके आप वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम नीचे देखेंगे नेम चेंज्ड नेम, यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ बंदों ने अपना नाम बदल दिया हो, जब एसएससी किया हो वो उसका नाम कुछ और हो, और किसी कारणवश अभी उन्होंने नाम बदल दिया है, तो यहाँ पर दोनों नाम डालने हैं। जब एसएससी मार्कशीट में जो नाम है वो और नया नाम वो यहाँ पर नीचे डालना है। जैसे कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। फिर यहाँ डाउन एरो करेंगे तो इस प्रकार से सेंटर का सिलेक्शन करने के लिए पूछेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही यहाँ पर आई हुई होगी, वो आपको वेरीफाई करना है कि सही है कि नहीं। डाउन एरो करेंगे तो यहाँ सेंटर के अंदर आपको वेस्टर्न रीजन सिलेक्ट करना है। जो भी हमारे गुजरात के बंदे हैं उनके लिए वेस्टर्न रीजन के अंदर जो सेंटर्स दिए हुए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने पहला सेंटर सिलेक्ट किया है राजकोट, दूसरा सेंटर सिलेक्ट किया है अहमदाबाद, और तीसरा किया है गांधीनगर। तो आपके जो नजदीक है वो सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट। यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर सकते हैं, यहाँ हम ऐसा समझते हैं कि हम हिंदी लिख देते हैं। नो, डोंट राइट हिंदी। हिंदी टाइपिंग इज वेरी डिफिकल्ट, इंग्लिश टाइपिंग इज वेरी इजी। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश ही लिखना है। वेरीफाई मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। देखिए ये एग्जाम का मीडियम नहीं है, ये टाइपिंग टेस्ट जो तीसरे चरण में ली जाएगी उसका ये अभी से पूछ रहे हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट लेंगे वो आप टाइपिंग किस लैंग्वेज में करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश टाइप करना है। फिर दूसरी बार यहाँ पर नीचे ये पूछेगा हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो आपको डिप्लोमा सिलेक्ट करना है। और नीचे ऑप्शन आएगा डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने 12th स्टैंडर्ड किया है या इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड किया है। तो डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए इक्विवेलेंट आएगा, और जिन्होंने 10+2 किया है उसके लिए पहला ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें स्टेटस लिखना है, पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट गुजरात, और नेम ऑफ बोर्ड कोई भी आप जो जहां से आपने ये पूरा किया है वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका एनरोलमेंट नंबर। समझो जीटीयू के विद्यार्थी है तो यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी में जीटीयू का नाम नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर अदर लिख के आपका जीटीयू का जो एनरोलमेंट नंबर है वो लिख देना है, और उसका जो परसेंटेज है यानी कि सीजीपीए है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो हम सभी को जानते हैं। समझो सीजीपीए 8.5 है तो परसेंटेज आएगा 85, सीजीपीए 9 है तो परसेंटेज आएगा 85, मीन्स सीजीपीए इंटू 10 -5। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर जॉब, तो आप यस कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर डाउन करेंगे तो यहाँ हमें हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना है, 20 KB और 50 KB के बीच का ही फोटोग्राफ अलाउड है, और सिग्नेचर जो है वो 10 और 20 KB के बीच के होनी चाहिए। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है चूज फाइल, और सिलेक्ट करेंगे तो फोटोग्राफ इस प्रकार से अपलोड करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2021। हमें लेटेस्ट फोटोग्राफ ही अपलोड करना है। देखिए जैसे मैंने आज का फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड किया हुआ है तो वो फोटोग्राफ अपलोड करना है, अच्छी तरह से आया हुआ होना चाहिए। सिग्नेचर भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि मैंने ये अपलोड किए जो एकदम क्लियर दिख रही है वो यहाँ पर अपलोड करना है। फिर डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा कोड डाल के आपको प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू के अंदर आपका पूरा एप्लीकेशन फिर से दिखेगा। यहाँ डाउन एरो करेंगे तो यहाँ से समझो मैंने ये सिग्नेचर पहली बार अपलोड किया था तो इस प्रकार से आई थी, मतलब वो क्लियर नहीं दिख रही थी, तो मैंने यहाँ एडिट और मॉडिफाई ऑप्शंस का प्रयोग करके उसमें चेंज कर दिया और इस प्रकार से सिग्नेचर अपलोड किया है। तो यहाँ पर आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों एडिट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है। और देखिए दोस्तों इस प्रकार से ध्यान रखना है, फोटोग्राफ इस प्रकार से होने चाहिए, ऐसे फोटोग्राफ नहीं चलेंगे। एक्स्ट्रा कलर हो, टू क्लोज, विथ हैट और कैप, समझो ये स्टाइलिश फोटोग्राफ जो हम इंस्टाग्राम फेसबुक में डालते हैं वो यहाँ पर नहीं चलेगा। इस प्रकार के फोटोग्राफ भी नहीं चलेंगे, उल्टे हैं, कुछ डार्क है, कुछ ब्लर है, गूगल्स पहने हैं, ये स्पेक्टिकल्स नंबर वाले हैं वो चलेगा,
लेकिन कोई गूगल्स या वो सब पहन के आप फोटोग्राफ नहीं अपलोड कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। टू स्मॉल, ये भी बड़ा आपको ध्यान रखना है। फेसिंग साइड वे विथ स्पेक्टेकल्स, ये सब अलाउड नहीं है। स्पेक्टेकल्स भी इस तरह से नहीं पहनने जो शाइनिंग आते हैं, तो बेटर है कि आप स्पेक्टेकल्स के बिना के फोटोग्राफ ही अपलोड कीजिए, क्योंकि स्पेक्टेकल्स होगा तो देखो ये कैसे शाइनिंग दिख रही है, वैसे शाइनिंग आएगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। हो सकता है यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। साइड वे वाला फेसिंग के फोटोग्राफ भी उसमें नहीं चलते हैं। फिर यहाँ पर ओके करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा, ओके कर दीजिए। फिर से पूछेगा आपको पेमेंट के लिए जाना है कि नहीं, आप यस कर देंगे, जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे की ओर ले जाएगा। 100 रुपीज पेमेंट करना है। जो महिलाएं हैं या SC ST PWD और एक सर्विसमैन है उसको कोई पेमेंट नहीं करना है, बाकी सभी विद्यार्थियों को 100 रुपीज का पेमेंट करना है। सबमिट कर देंगे तो इस प्रकार से पेमेंट गेटवे में चला जाएगा। रिफ्रेश नहीं करना है, 2-3 बार ट्राई करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। फिर पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करना है, तो वो किस प्रकार से करना है, उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज दिखेगा। यहाँ पर देखिए मैंने जो एप्लीकेशन किया है वहां पर ये पहले 3 स्टेप समाप्त, प्रोविजनली एक्सेप्टेड आ चुका है, लेकिन पेमेंट स्टेटस अभी तक इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो आपको जब पेमेंट कर लेंगे तो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट आ जाना चाहिए। सब कुछ सब कुछ कंप्लीट हो तो ही समझ लेना आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। और अभी हम कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जो एप्लीकेशन करने से पहले आपको जान लेनी आवश्यक है। तो दोस्तों इनसे पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, लर्निंग विद अर्निंग किस प्रकार से करना है। आपके पास जो भी एक्सपर्टाइज है वो दुनिया के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप फिलो ट्यूटर बन सकते हैं। उस जो ऐप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका रेफरल कोड है GTU001। उसके पश्चात आप फिलो ट्यूटर बन सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं वो फिलो ट्यूटर कैसे बनना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डिटेल्स दी हुई है, हाउ टू एनरोल ऑन फिलो ट्यूटर ऐप। तो उसके लिए सबसे पहले रजिस्टर एंड बिकम, मोबाइल नंबर आपको डालना है यहाँ पर, फिर कंटिन्यू करना है। ये सब आप सबको जानते हैं। नेम, आपका नेम यहाँ पर लिखना है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आपकी जो लैंग्वेजेस जिसके ऊपर आपकी एक्सपर्टाइज है वो यहाँ पर लिखनी है। और उसके पश्चात आपको फिलो ट्यूटर टेस्ट कॉल आएगा, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। जो भी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर है वो कोई भी पिक्चर आपको अपलोड कर सकते हैं। और प्रोफाइल पिक्चर अपलोड होने के बाद आपका कोई भी फोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड, PAN नंबर जो भी है वो यहाँ पर अपलोड करना है, लिखना है और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। और आप किस विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपकी एक्सपर्टीज जहाँ पर है वो आप सब कुछ यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। और आपका एक छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन आपको देना है कि आप क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, उसका एक छोटा सा डेमो यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस कर दी जाएगी। 48 आवर्स के अंदर आपकी प्रोसेस, आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद आप फिलो ट्यूटर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप पैसे कमा सकते हैं, आपका जो नॉलेज है वो विश्व के साथ शेयर कर सकते हैं और लर्निंग एंड अर्निंग दोनों आप साथ में कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इस एडवर्टाइज के बारे में वो सब बात करेंगे। पहली बात रिजर्वेशन। तो यहाँ पर रिजर्वेशन जो दिया हुआ है वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स, सभी कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन की हमारी भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसके अनुसार दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है 18 to 27 years as on 1st January 2022, यानी कि कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 2nd January 95 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004 आर एलिजिबल। यानी कि इस दोनों डेट के बीच के अंदर आपका बर्थ डेट है तो आप एलिजिबल है। किंतु जो विद्यार्थी SC ST में है उनके लिए अपर एज लिमिट में 5 years का रिलैक्सेशन है, लोअर एज लिमिट में कभी भी रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। 18 years इज कंपलसरी, लेकिन 27+5 फॉर SC ST कैंडिडेट। और फिर इलेक्शन OBC के जो विद्यार्थी है उनके लिए +3 years का है, PWD के लिए +10 years, OBC विथ PWD 13 years, PWD SC ST 15 years, एक्स सर्विसमैन +3 years और डिफेंस पर्सनल ब्ला ब्ला वो सब लिखा हुआ है, वो मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बड़े होशियार हैं, उनके लिए +3 years है। उसके बाद बहुत सारी रिलैक्सेशन यहाँ पर दी हुई है, वो हमारे लिए शायद एप्लीकेबल नहीं है,
जो भी विद्यार्थी के लिए एप्लीकेबल है वो वीडियो पॉज करके यहाँ पर वो पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो जो लिखना है दैट शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो बर्थ डेट लिखी हुई है वही बर्थ डेट आपको एप्लीकेशन के समय लिखनी है, उसके बाद आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। एक सर्विसमैन वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लिखी हुई है जो हमारे लिए शायद आवश्यक नहीं है। कोई भी बंदा यदि एक सर्विसमैन हो तो वो आराम से यहाँ पर वीडियो पोस्ट करके ये पढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक सर्विसमैन का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और कुछ सर्टिफिकेट के कॉपीज दिए हुए हैं, यानी कि जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी में है या SC/ST में है उनको किस प्रकार के सर्टिफिकेट उनके पास होने चाहिए। दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है, दैट मस्ट बी इन इंग्लिश। हमारे पास गुजराती के सर्टिफिकेट होते हैं, किंतु जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होती है तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें इंग्लिश वाले सर्टिफिकेट हमारे पास होने चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपको निकलवा लेने हैं, जैसे कि ACBC नॉन क्रीमिलियर है वो इस प्रकार से होने चाहिए, SC/ST वाला जो विद्यार्थी है उनको इस प्रकार के इंग्लिश सर्टिफिकेट होने चाहिए, दे मस्ट बी इन इंग्लिश। फिर ये जो है इनकम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये सर्टिफिकेट है वो उनके पास होने चाहिए। फिर जो एप्लीकेशन है वो मॉडिफाई यदि आप करेंगे तो जो लास्ट एप्लीकेशन होगी वो वैलिड गिनी जाएगी। यदि आपको कोई करेक्शन करना है जैसे हमने पहले बात किया था तो उसके लिए आपको करेक्शन चार्जेस 200 रुपीज पे करने हैं, उसकी डेट हमने पहले चर्चा की है, उस प्रकार से है। पहली बार करेक्शन करेंगे तो 200 रुपए है, दूसरी बार करेक्शन करेंगे तो 500 रुपीज है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, हम तो एप्लीकेशन करने के समय बड़ा ही ध्यान रखेंगे तो हमें इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 1 रन माइल आप 1 माइल तक रन करनी चाहिए विदिन 10 मिनट्स। तो मैं समझता हूँ हमारे युवा ये तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओनली फॉर पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी। ये तो सबके लिए शायद आसान ही है, इतनी तो फिजिकल एफिशिएंसी हमारे पास होती ही है कि 10 मिनट के अंदर हम 1 माइल दौड़ सकते हैं, ये आप चेक भी कर सकते हैं। फिर दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, रीजन वाइज सभी का फिजिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल रीजन है जिसके अंदर गुजरात का समावेश होता है, उनके लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और उसका जो चेस्ट है वो अनएक्सपांडेड और एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। मिनिमम 75 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल हम रखे या मिनिमम रखे तो 75, फिर हम सांस ले इस प्रकार से, तो वो जो डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। और बंदे का वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए, 50 किलोग्राम से कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यस, यदि आपका वेट कम है तो ऐसा करिए, अप्लाई कर दीजिए, हमारे पास तो बहुत समय है और इस समय के अंदर हम हमारा वेट बढ़ा सकते हैं। और वेट किस प्रकार से बढ़ाना है वो हम सब जानते हैं, कुछ पल्सेस खाइए, कठोर खाइए, आराम से रहिए तो आपका वेट आसानी से बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा स्कीम एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगी दोस्तों? एग्जामिनेशन 3 प्रकार से होगी। पहली होगी टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरी होगी डिस्क्रिप्टिव पेपर, टियर 2 दैट इज पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन, और तीसरी होगी स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, टियर 3। और जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे उसके अंदर मैट्रिक सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में SI सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स के लिए हमारे पास न्यूटन का यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि प्रेशर का यूनिट होगा किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे यहाँ होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मेगा पास्कल होता है, वहां पर मैट्रिक सिस्टम के यूनिट आएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो हमारे नोटिस में दिया हुआ है वो टेंटेटिव है, उसमें अल्टरेशन हो सकता है, और आपने एक बार एग्जाम दे दिया उसके बाद आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन नहीं करा सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो कुछ ध्यान रखना है, 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपके पास होने आवश्यक है। और ध्यान रखना है जो फोटोग्राफ हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं वही फोटोग्राफ हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि इससे जो वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे उसमें आसानी रहेगी। और ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होने चाहिए, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो होने चाहिए। यदि वो नहीं है, जिसके अंदर बर्थडे टाइप की हो, ऐसे
फोटो आईडी प्रूफ है। यदि किसी कारणवश ये आपके पास नहीं है तो दूसरे भी ऑप्शन है। और एग्जाम देने से पहले आपको हॉल टिकट डाउनलोड करनी है, वो वेबसाइट से डाउनलोड करनी है 3 to 7 days बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, उसको कहते हैं एडमिशन सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ऐसी फोटो आईडी नहीं है जिसके अंदर आपकी बर्थ डेट प्रिंट हो, तो आपको ये जो सर्टिफिकेट है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट इश्यूड बाय सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड जिसके अंदर बर्थ डेट लिखा हुआ हो, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसके अंदर बर्थ डेट लिखा हुआ हो, वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। किस सिचुएशन में, यदि आपके पास फोटो आईडी कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड नहीं है, तो यदि वो है तो ये सब साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर टेस्ट 1 जो होगा, टियर 1, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसकी डिटेल दी हुई है। वो 60 मिनट्स का टेस्ट होगा जिसके अंदर 100 मार्क्स आएंगे। जो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, मैक्सिमम मार्क 50 होंगे। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये चारों का इक्वल वेटेज होगा और उस प्रकार से आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देनी होगी। उसके पश्चात टियर 1 एग्जाम होगी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 4 में से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। और ये जो पेपर होगा पार्ट 2, 3 एंड 4, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। पार्ट 1 जो है वो इंग्लिश है, वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, लेकिन पार्ट 2, 3 और 4 वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है 0.5 मार्क्स, यानी कि 2 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका 1 मार्क्स काट सकता है, यानी कि 50% मार्क काट दिए जाएंगे। और उसका जो एग्जाम होगा उसके बाद उसकी टेंटेटिव आंसर की, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसकी आंसर की कमीशन की वेबसाइट पे आएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो जो आंसर की आई हुई है उसमें कुछ गलत है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आंसर जो है वो गलत है, तो आप 100 रुपीज पे करके आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं कि भाई इसमें ये जो आंसर है वो गलत है, ये होना चाहिए। फिर जो ये सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है फॉर जो सीबीटी पहली टेस्ट जो होगी, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में इस प्रकार से पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, स्पॉट एंड एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब आप रीड कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में इस प्रकार से पूछा जाएगा, पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सब पूछा जाएगा, नंबरिंग सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, उसके पश्चात जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट, यानी कि एसएससी और 12th के बेस का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा। और जो वीएच वाले कैंडिडेट है, जो 40% से अबोव विजिबिलिटी है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे एप्लीकेबल नहीं है। उसके पश्चात हम देखेंगे टियर 2 का एग्जामिनेशन, वो किस प्रकार से होगा। वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेन एंड पेपर, हमें लिख के वो एग्जाम देना है, 100 मार्क्स का है और 1 आवर का होगा। 1 घंटे के अंदर आपको ये एग्जाम देना है और उसके अंदर एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रेसिस, वो सब आएगा। और उसका मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होगा 33%, और वो भी आपको इधर हिंदी और इंग्लिश के अंदर लिखना है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ये जब आप एग्जाम में पेपर लिखेंगे वो इधर हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में लिखना है, दोनों लैंग्वेज को मिक्सअप नहीं करना है। यदि किसी बंदे ने दोनों लैंग्वेज को मिक्सअप कर दिया तो उसको 0 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि हमने पहले से यदि हिंदी में लिखा है तो पूरा हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में लिखना है तो पूरा इंग्लिश में ही लिखना है। वो यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके पश्चात टियर 3 का टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। ये इसके विषय में हम ज्यादा अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब आप पास हो जाएंगे उसके बाद हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे। फिर स्किल टेस्ट जो टियर 3 का होगा, दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट टियर 1 और टियर 2 के टियर 1 और टियर 2 में जो पास होंगे, उसके अनुसार उन विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा और उनका स्किल टेस्ट किया जाएगा। उसके पश्चात उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ये हमने जो पहले देखा फिजिकल स्टैंडर्ड, वो यहाँ पर दिया हुआ है जो हमने पहले बात कर ली है। तो दोस्तों, आप सबका सिलेक्शन इसमें हो जाए, इसकी मैं शुभेच्छा देता हूँ। और किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और आप देश के बहुत ही अच्छे नागरिक बने, सदैव आगे बढ़ते रहे, कभी भी नासीपास ना हो, कभी भी डिप्रेशन में ना आए, हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।